अब ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर है, इसमें लेक्चर में कंप्लीट होगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमें डिसाइड करनी थी पोलैरिटी क्या होती है। पोलैरिटी एक तरीके से होती है कि एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंड एटम एंड सोन, मतलब कि पोलैरिटी डिसाइड होगी एटॉमिक नंबर से। जैसे कि पोलैरिटी अगर इन केस ऑफ आइसोटोप्स आ गया, आइसोटोप मतलब कि एटॉमिक नंबर बराबर हो गया, मैं कभी कभी हो सकता है कि एटॉमिक नंबर बराबर हो जाए, तो पोलैरिटी डिसाइड होगी इसकी एटॉमिक मास नंबर पर, कि उसका मास कितना है ना। देखो ये H1 ये होता है ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा मास किसका, इसका 3 वाले का ना, तो 3 वाला ही ज़्यादा होगा। और डाई का सेकंड का जो होगा उसका उसका दूसरे नंबर पर होगा, थर्ड नंबर पर होगा, ठीक है। अगर बॉन्ड आ रहे, बॉन्ड अगर सेकंड बॉन्ड आ रहा तो डुप्लीकेट कर देंगे उसको। डुप्लीकेट का मतलब ये होगा कि जो जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तो इन इन ऑक्सीजन को 2 उसमें डिवाइड कर देंगे ना, क्योंकि कार्बन में कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा, ये कितना होगा, इसका 8 होगा, इसका भी कितना होगा, 8 होगा, ठीक है ना, तो 8 होगी। तो अगर ट्रिपल आ गया तो वो उसे ट्रिपलेट कर देंगे ना। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ से 3 बॉन्ड है ना, तो नाइट्रोजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा, इसका भी 7 होगा। तो इस तरीके से हम उसको डिसाइड कर सकते हैं ना। तो मैं इसको दोबारा से बता रहा कि क्या था मैटर था। तो हम पोलैरिटी डिसाइड करेंगे एटॉमिक नंबर पर, कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। अगर परमाणु क्रमांक एक जैसा सारा आइसोटोप्स हो रहे हैं तो उसकी डिसाइड करेंगे किससे, उसके एटॉमिक मास से, नहीं उसके जो उसका परमाणु भार होगा, ठीक है। देखो अगर इस तरीके से लाइनिंग में बता रहा हो तो उसमें मतलब कि R और S सिस्टम किस तरीके से डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड होगा किस तरीके से। तो ये SC है, SC है का मतलब क्या होगा, S का मतलब क्या होगा, S सिस्टम होगा यो, ठीक। और है का मतलब होगा कि जो ग्रुप होगा ना वो कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, जो स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा, ठीक है। ठीक, अब ये 3D स्ट्रक्चर में क्या होगा कि C और DR, CDR से याद रखते हो, D4 होगा डैश डैश लाइन पर है ना, यानी डैश डैश लाइन पर अगर वो होगा तो क्या होगा वो होगा ये 3D स्ट्रक्चर, ये होता है 2D स्ट्रक्चर, इतना भी ध्यान रखने की जरूरत है इसमें ना। तो CDR से याद रखना, D डैश डैश लाइन पर अगर वो है ग्रुप तो क्या होगा, वो R कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब देखो यहाँ से एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे कार्बन है ना, ये कार्बन यहाँ से, ठीक। इस पे क्या देख रहा है कि यहाँ पे पोलैरिटी डिसाइड करेंगे। पोलैरिटी डिसाइड किस तरह होगी वो मैंने बता दिया, एटॉमिक नंबर के आधार पर डिसाइड होगी पोलैरिटी, ठीक है ना। और उसके बाद डिसाइड होगी उसका अगले वाले कार्बन पर, अगर सेम सेम आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ से है, ये तीनों तीनों सेम सेम आ रहे हैं, 7 7 7 7, तो डिसाइड होगा कि उसका अगले वाला एटम जो होगा ना, इससे जुड़ रहा होगा इनसे, इससे यहाँ से आगे जुड़ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, मान लो यहाँ पे जुड़ गया क्या, यहाँ पर सोडियम जुड़ गया, तो इसकी क्या 8 है, इसका परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 10, तो यहाँ से हो जाएगी यो, इसको पोलैरिटी एक दे देंगे, तो एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, तो डेड डैश लाइन पे क्या होना चाहिए, लोवेस्ट ग्रुप होना चाहिए, लोवेस्ट परमाणु क्रमांक वाला ग्रुप होना चाहिए, तो उसकी डिसाइड हो जाएगी उसका होगा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उसका R हो जाएगा, है ना। यानी लोवेस्ट ग्रुप का मतलब ये है कि जिसका नंबर सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे कम होगा। जैसे कि ये कार्बन था यहाँ से, ये बिल्कुल गाढ़ी लाइन है ना, डेड डैश लाइन ही बेस लाइन है, इसे गाढ़ी लाइन बोल दो चाहे हिंदी। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, यहाँ क्या OH लगा हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन बाद में, ठीक। अब यहाँ से यो इस कार्बन से देखो, यो कार्बन है, इस कार्बन से यहाँ पे यू कार्बन तो जुड़ रहा है यहाँ पे भी, और इससे भी क्या जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है, फिर इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, और यहाँ से क्या डेड लाइन पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखो डेड लाइन पे कौन जुड़ रहा है, यहाँ से डेड लाइन पे कौन जुड़ रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन, ठीक। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा हमको कि क्लॉकवाइज क्या होगा। देखो यहाँ CDR का मतलब ना, यहाँ से यहाँ क्लॉकवाइज है, यहाँ से देखो कैसा होगा, जैसे कि एक से याद रख सकते हो तुम, इसको एक से याद कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी। अगर R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो क्लॉकवाइज होगा, डेड डैश लाइन पर होगा, तो अगर लोवेस्ट ग्रुप, ठीक, एटॉमिक नंबर वाला। जैसे कि भाई ये ऑक्सीजन है, तो इसको यो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो इस पे यहाँ कार्बन जुड़ रही है, इसके साथ यहाँ पे भी कार्बन जुड़ रही है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही, यहाँ पर कार्बन जुड़ रही है, तो इसको पोलैरिटी देंगे 1, ठीक। अब यहाँ पे भी कार्बन जुड़ रही है, इसके साथ भी कार्बन नहीं जुड़ रही थी, यहाँ से पहले एटम पे है ना, फिर दूसरी बार क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे भी कार्बन जुड़ रहा है, और यहाँ पे क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, है ना, फिर यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ रहा। लेकिन
देखो यहाँ पे एक पे यहाँ पर कार्बन जुड़ रही है इसके साथ, एक यहाँ जुड़ रही है ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ, इस वाले कार्बन के साथ, है ना। अब लेकिन ये जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो पोलैरिटी किसे देंगे ज़्यादा? भाई ये होगा ना ज़्यादा, क्योंकि इसके पास 2 ऑक्सीजन है उसी कार्बन के ऊपर। लेकिन इस कार्बन के ऊपर कितनी हो रही है? इसके कार्बन के, इस कार्बन पे एक तो क्या है कार्बन, अरे क्या है ऑक्सीजन है। तो डिसाइड करो कि कौन होगा। इसके बाद 2 ऑक्सीजन है ना, क्योंकि हमारा बताया था कि अभी क्या, अगर यहाँ 2 ऑक्सीजन, अगर डबल बॉन्ड आ गया तो क्या करेंगे, उसको हम 2 में डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीजन आएगी तो 2 में डिवाइड हो गए, 2 आइटम है ना इस तरीके से। तो देख लो भाई, ये एक रहा यहाँ से एक, और यहाँ क्या होगा 2 हो गया, और इसकी इधर आएगा नंबर, इसे हम 3 दे दिया है ना। तो देख लो ये किधर से घूम रहा है, इधर से, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, नहीं घूम रहा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा, प्लस डेड डेस लाइन पर क्या है उसका हाइड्रोजन है, यानी सबसे लोवेस्ट ग्रुप है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर होगा, उसका क्या होगा आर। ठीक, एक जो यहाँ पे देख रखा है, यहाँ पे एक आर ये रहा यहाँ से, है ना, मतलब कि आर नहीं सॉरी, यहाँ पे कार्बन ये रहा, यहाँ पे क्या COOH है, यहाँ क्या OH है, यहाँ पे ये H है, और यहाँ से क्या है कार्बन। वही जैसा आता है ऐसे ही है बिल्कुल, है ना, लेकिन कंडीशन बदल ली है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे इसको 1 दे दिया, यहाँ क्या यहाँ कार्बन ये है, इसको 2 दे दिया, और इस वाले कार्बन को कितने देंगे, इसको देंगे हम 3, क्योंकि ये वही तो ग्रुप है इधर जिधर रहता। इसको क्या देना हमने 4, देखो है ना। अब ये क्या हो रहा, देखो यहाँ डेड डेस लाइन पर तो हमने डिसाइड कर लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ध्यान रखना भाई, CDR ना एक बहुत अच्छी ट्रिक है वो, उसको हमने बहुत अच्छे से बना रखा है ट्रिक को। CDR डेड डेस लाइन पर जब होगा ना तभी आर होगा, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा तभी होगा वो। अगर ये डेड डेस लाइन पर नहीं है, यानी डेड डेस लाइन पर नहीं है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन ना डेड डेस लाइन पर नहीं है वो, और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो होगा एस। अगर वो डेड डेस लाइन पर नहीं है और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा तब भी आ रही होगा वो, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूम रहा मतलब, और डेड डेस लाइन पर नहीं है वो, तब भी क्या होगा वो आ रही होगा। इसका मतलब ये है, चाहे ये कंडीशन आ जाए चाहे ये कंडीशन आ जाएगा, उसका मतलब क्या होगा वो आ रही होगा। लेकिन समझे नहीं समझे, जैसे इस केस में हो रहा, जैसे कि ये एक है, अभी मुझे इधर तो जाने का नहीं, मैं जाऊँगा इधर से, क्योंकि एक यहाँ पे 3 आ रहा है ना, इसके बाद ये 3 आ रहा है ना, तो यहाँ तो जाने नहीं जाएगा, तो ये 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 हो गया, फिर क्या होगा 4, और वो डेड डेस लाइन पर है नहीं, तो डेड डेस लाइन पर वो है नहीं। ठीक, दूसरी बात कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, जिससे घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो आ रही होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आ रही होगा, ये भी आ रहा होगा। समझ में आया नहीं समझ में आया भाई, समझ में आना चाहिए। देखो है ना, मैं ये कहना चाह रहा कि चाहे वो क्या हो क्लॉकवाइज घूम रहा हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, और वो जो मिनिमम जो ग्रुप वाला होगा ना, मिनिमम एटॉमिक नंबर वाला होगा, क्या कम परमाणु संख्या वाला होगा ना, परमाणु क्रमांक वाला होगा, तो उसको क्या होगा आर होगा। ठीक है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा किस तरह, ये इसका मतलब है इधर की दिशा में घूमना। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है यानी इधर को घूम रहा उल्टी दिशा में, और डेड डेस लाइन पर वो है नहीं मिनिमम ग्रुप वाला परमाणु क्रमांक वाला, तब भी क्या होगा वो आर ही होगा वो। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको एक को ध्यान रखना, एक मिक्स मत करना कि आर को भी देख रहा है इसको भी एक साथ ही देख रहा है, तो वो गलत हो जाएगा, फिर बहुत बहुत गलती हो जाएगी एकदम, है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ से तो एक ट्रिक है, इससे तुम निकाल सकते हो CDR है। देखो यहाँ से ये 2D स्ट्रक्चर है। अब 2D स्ट्रक्चर में किस तरीके से याद रखने की जरूरत है हमें 2D स्ट्रक्चर में क्या आता है कि जो वो ग्रुप होगा ना वो तो एस यहाँ पे दिखाया SC है, यानी एस होगा, क्या होगा उसका मतलब एस सिस्टम का होगा वो, और यहाँ पर C4 क्लॉकवाइज है ना, और H4 क्या होगा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर, यानी एस कॉन्फ़िगरेशन तब होगा वो जब क्या होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होगा इधर को, प्लस उसका जो लोवेस्ट ग्रुप होगा क्या होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा। किस पे होगा हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, यानी इस लाइन पे होगा, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पे होगा, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो क्या उसका मतलब क्या होगा एस होगा। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ भाई कार्बन है, ये Cl है, इस Cl का कितना होता है 17, इसका कितना होता है हाइड्रोजन का H एक ही है, तो है ना। ये तो यहाँ ये क्या दे ये कार्बन है, इस वाले कार्बन में निकालना मुझे कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कार्बन की पहले संख्या दे दी 1 2 3। ठीक भाई, पहले तो हम इस कह देंगे, ठीक, इसको क्या है 1। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम ना 1। फिर ये क्या है यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है ना, ये तो 1 हो गया ना, ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, सही बात है। फिर यहाँ क्या ऑक्सीजन है, वहाँ क्या हाइड्रोजन है, यहाँ क्या है इसके साथ हाइड्रोजन है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, तो इसको दे देंगे 2। ये 1 होगा, ये 2 होगा,
और ये क्या होगा फिर उसके बाद 3, तो उल्टा घूम गया ना, यानी 1 इस कार्बन को बोल दिया मैंने 2, उस कार्बन को बोल दिया 3, 1 2 3, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर हाइड्रोजन। ऐसे नहीं हो सकता ना कि भाई ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, या 2 हो गया, ऐसा ऐसा कैसे हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, किस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ये क्या कर रहा, घूम रहा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। अगर क्लॉकवाइज घूमता तो ऐसा होता, तो ये किस तरह घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो क्या होगा, आर होगा। क्या होगा, आर, यानी 2 कार्बन क्या है, ये आर है, 2 वाला क्या है, आर। समझ में आ रहा ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझाना। फिर उसके बाद ये सेकंड वाला, ये 3 आ रहा, ये 3 वाला मतलब कि इसका क्या है, देखो ये ऑक्सीजन है ऐसी, तो ये 1 होगा, ये भी कार्बन है, लेकिन ये क्या है, ये दूसरा, तो ये 1 होगा, ये क्या होगा 2, क्योंकि इसके पास क्या कार्बन है, ये तो ये वाला आइटम क्या होगा 2, इसको हम 2 करेंगे। उसके बाद 3, यानी ये किस तरह घूम रहा है, ये भी ये इधर को ऐसे घूम रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा। और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या है, मिनिमम ग्रुप है, तो ये भी क्या होगा, आर ही होगा, ये भी है ना, उल्टा है तो घूम रहा है ये भी। जो क्या होगा, जो 3 कार्बन है वो क्या है, वो 3 आ रहा, तो समझ में आना। ठीक, कहने का मतलब ये है, देखो मैंने जो यहाँ बात बोल ली ना, इन दोनों को याद रखना बस हमेशा। ये एस का मतलब यहाँ हो गया एस सिस्टम है, सी का मतलब होगा कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, नहीं इधर से इधर को घूम रहा। ठीक, एच मतलब क्या होगा कि मिनिमम जो हो ना एटॉमिक नंबर वाला, क्या, कम परमाणु क्रमांक वाला, परमाणु क्रमांक, ठीक है, कहाँ से, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर, तो इसको क्या बोल देंगे हम, एस बोल देंगे तब उसे। अगर उल्टा हो जाएगा तो उसे क्या बोल देंगे, आर बोल देंगे उसे। अगर इसका उल्टा होगा जस्ट, तो उसे क्या बोल देंगे, आर। ठीक है ना, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और ये आना ही चाहिए, है ना। अब उसके बाद आता है भाई आर सिस्टम हो गया। देखो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये कैसा होगा, ठीक है, प्योरिटी उसी से ध्यान रखना ना। फिर इसके बाद आते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, सिस और ट्रांस के बारे में देखते हैं ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, पहला सिस और ट्रांस देख लो, है ना। सिस, देखो सिस फॉर्म वे होगी जो जिधर को दोनों ग्रुप एक जैसे इधर एक तरफ ही होंगे, तो उसको क्या बोल देंगे हम, सिस बोल देंगे। तो क्या होगा, सिस है। अब 2, इसमें 2 कार्बन है यहाँ से, यहाँ 1 और 2, ये तो इन होगी ना, ब्यूट 1 2 3 4, भाई कार्बन कितने हो रहे हैं ना, 4 हो रहे हैं ना, तो सिस तो फॉर्म है, यानी 2 नहीं है ना जो ग्रुप है, ये कहाँ, एक ही साइड में, यहाँ पे उल्टा हो गया, तो यहाँ क्या, इस फॉर्म को बोलते हैं ट्रांस। अब इसमें क्या हो सकते हैं, अगर भाई देखो ब्यूटीन है ना, ये 1 2 3 4, ये तो सिंपल फॉर्मेट ही लगा ही लगा। अब 1 2 2 पर क्या है, ओ इन है ना, तो सिस टू ब्यूटीन, ठीक है ना, इसका क्लासिफिकेशन होगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब उसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में यहाँ पर बोलते हैं कि बस वही इंपॉर्टेंट वही चीज़ है ना, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इफ यदि 2 एंड आर नॉट सिमिलर, अगर 2 सिमिलर नहीं है एंड, तो उस टाइम क्या अगर 2 की पावर n होगी, ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, उसको हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पर डिसाइड कर देंगे। अब ये यहाँ पे उसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हम उसको डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो पहला सिस एंड ट्रांस तो मैंने देख लिया दोनों, ये सिस होगी एक जैसी तरफ दोनों दोनों ग्रुप, ये अलग पोजीशन में, तो इसके क्या बोलते हैं, मैंने ट्रांस बोल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद साइक्लो एल्केन के अंदर आल्सो एग्जिस्ट सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। जो साइक्लो वाले कंपाउंड होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड ये नहीं होता ना, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होती है, यानी क्लोज रिंग होगी, एल्केन वाली होगी, लेकिन है ना, एल्केन का मतलब ये है कि उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का कोई खेल नहीं होने का, तो उसको क्या बोल देंगे हम, साइक्लो बोल देंगे ना। साइक्लो एल्केन में क्या होगा, देखो ये दोनों ग्रुप एक तरफ है ना, तो इसको सिस वाला फॉर्म बोल देंगे ना, सिस फॉर्म है इसकी, है ना। अगर ये CH3 ऊपर है, एक CH3 नीचे, हाइड्रोजन ऊपर है, इस तरह अपोजिट हो गए ना, तो इसको ट्रांसफॉर्म बोल देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा, जैसे कि ये OH उधर है, OH इधर है, देखिए यहाँ ना डैश लाइन पर दोनों दोनों, डैश लाइन का मतलब कि दिख रहे हैं हमें सामने से, है ना, तो उसको हम सिस लाइन बोल देंगे ना। अब ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म क्यों, एक तो डैश पर और एक यहाँ वेज पर, है ना, एक तो डॉट डॉट लाइन पर, एक यहाँ डैश लाइन पर, है ना, तो इस तरीके से हम इसको क्या बोल देंगे, हम ट्रांस लाइन बोल देंगे।
जैसे कि ऐसा हो सकता है कि दोनों डेड डैश पे हो सकता है, उसको भी सिस बोल सकते हैं ना। जैसे कि यहाँ ये सामने है दोनों दोनों फ्रंट पर और ये दोनों पीछे, तो सिस तो दोनों ही ना है, तो एक तरफ ही है। सिन एंटी आइसोमर भी बोल देते हैं। सिन एंटी आइसोमर जो होता है ना, ये होता है हमारा जो नाइट्रोजन ग्रुप होता है ना डबल बॉन्ड के साथ, तब जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन ग्रुप में एसिस और ट्रांस उसी में दिखता है ना। तो इसकी एक परिभाषा होती है कि डबल, देखो अगर इसकी एक इम्पोर्टेंट परिभाषा होती है, जैसे कि ये CH3 है। अब ये लोन पेयर तो एक इधर आ गया, अब लोन पेयर उधर भाग गया, देखो है ना। तो ये तो होगी इसकी लोन पेयर ना, देखो लोन पेयर से डिसाइड होगी अब चीज़। अगर CH3 इधर आई है और लोन पेयर इधर है तो ये सिन फॉर्म है। अगर ये डॉट डॉट लाइन या लोन पेयर इधर आ गया तो ये एंटी फॉर्म होगी इसकी, है ना। इस तरीके से भी बता देते हैं ना, इसी तरीके से याद रखना। इसका कोई क्वेश्चन वैसा आता तो है नहीं। जेड और ई आइसोमेरिज्म, जेड और ई आइसोमेरिज्म में क्या होता है, देखो जेड और ई आइसोमेरिज्म में कुछ नहीं, इसको जेड और ई आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, बिहेवियर द डबल बॉन्ड एंड द जेड आइसोमेरिज्म बिहेवियर ग्रुप एज ए प्रेजेंट ऑन द सेम साइड, है ना। जेड आइसोमेरिज्म बिहेवियर ग्रुप present on the same side of the double bond. E is a antigenous means opposite and Z is a just means together it is। अबे देखो बल्क ये ना बी आ रहा है ना, ये सी एल है, ये सी एल है यहाँ पर, ये क्या हो जेड आइसोमर, ये ट्रांसफॉर्मेड जेड आइसोमर है। देखिए दिख ना, ट्रांसफॉर्म नहीं दिख रही है, तो ये क्या है जेड आइसोमर है। उस पर ऐसा ज़्यादा क्वेश्चन तो आता नहीं ना। तो फ्यूजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड का फ्यूजन कैसा होगा ना। तो कोवलेंट बॉन्ड ना दो तरीके से टूट सकता है, एक तो होमोलिटिक टूट सकता है, वो हेट्रोलिटिक फ्यूजन हो सकता है उसका ना। तो दो तरीके से ये बॉन्ड टूटते हैं। कैसे टूटते हैं देखो, अगर वो होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है उसके अंदर, होमोलिटिक का मतलब कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा वो। देखिए सनलाइट पड़ी इस पर, इसका बॉन्ड इसने अपनी तरफ तोड़ लिया, इसने अपनी तरफ तोड़ लिया, तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा। इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, ये ध्यान रखना भाई। होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल बनेंगे। जैसे कि Cl2 होता है ना, सनलाइट डलती है उसके ऊपर तो दो फ्री रेडिकल बन जाते हैं, यानी अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। हेट्रोलिटिक फ्यूजन जो होता है ना, उसमें क्या होता है ना, हेट्रोलिटिक का मतलब होता है कि एक अपने एक ना दूसरे पर से छीन लगा इलेक्ट्रॉन। हेट्रोलिटिक मतलब कि भाई ऐसा मानता होगी ना एक तरीके से, जैसे ए है, यो ए बी बॉन्ड है दोनों, तो ये बी वाला बॉन्ड होगा ना, ये ए वाला को खींच लगा, तो जिधर ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे वो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा वो, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो खींचेगा। हमने बताया था कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो क्या होता है, वो न्यूक्लियोफाइल होता है ना। वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल, उसके ऊपर माइनस का चार्ज आता है ना। और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को देता है, डोनेट करता है। ऐसे यहाँ से है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी तरफ को बॉन्ड टूट रहा है वो क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। जो जिसकी तरफ मतलब कि ऐसा रहता है उसको क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं। समझ में आएगा ना। तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एटम, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकैटायन बनता है, पॉजिटिव चार्ज, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसे क्या बोलते हैं, हम कार्बो एनायन बोलते हैं, ठीक है ना। अब बहुत सारे इस चीज़ में हम आएंगे। फिर आते हैं अटैकिंग रिएजेंट बोलते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, यानी इलेक्ट्रोफाइल कैसा काम करते हैं, फिर न्यूक्लियोफाइल कैसा काम करते हैं ना। इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट बोल देते हैं और न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट उसको बोल देते हैं ना। तो इलेक्ट्रोफाइल में क्या होता है ना, देखो ऑल नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल होती है ना, यानी गैस, एक तरीके से गैस बोल दो हम, कैटायन एंड मेटल कैटायन विच हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, जितनी भी नॉन मेटल होती है ना वे क्या रखती है, डी ऑर्बिटल को खाली रखते हैं, वैकेंट रखते हैं ना। तो जिस तरीके से एग्जांपल है। फिर लुईस एसिड, इसकी तीन वो दे रखे हैं यहाँ पे। जो लुईस एसिड होते हैं ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उनका, जैसे कि BF3 हो गया, ZnCl2 हो गया ना, एनहाइड्रस बोल देते हैं इसको, जैसे कि FeCl3 होगा। ये एक तरीके से क्या है, ये सब के सब मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल है ना, इलेक्ट्रोफाइल है सब के सब, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल है, इनके पास क्या होता है ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। ऐसे नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड, नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड जैसे CO2 SO2 ETC। फिर न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल भी इंपॉर्टेंट होता है भाई।
तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है ना, देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या होता है ना, बिहेवियर लुईस बेस की तरह काम करते हैं, अटैकिंग इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिनके पास ये ना, दिस अटैक एट अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एरिया, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंट यानी कमी होगी ना, वहाँ से ये काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। तो द न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज बिहेव द न्यूक्लियोफाइल्स, वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव कर ऑल एनायन, जितनी भी एनायन होती है, जैसे कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है सब के सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। जैसे कि फिर लुईस बेस होते हैं, लुईस बेस मतलब कि जिनके पास लोन पेयर वगैरह तो है यहाँ पे है ना, जैसे कि NH3 है ना लोन पेयर, तो उनको भी क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो है नहीं, माइनस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना होता है, और लोन पेयर का मतलब भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ही होना होता है, तो ये लुईस बेस होगा। तो बेंजीन एल्किलीन ETC न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, तो इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल साइट न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी इज अ बेसिसिटी इंक्रीज द न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज, यानी जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी उसकी ज़्यादा होगी उतनी उसकी बेसिडिक करेक्टर भी उसका ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी से भी हम उसको लगा सकते हैं। इनको भाई इसी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इफेरियम न्यूक्लियो, अब एम्फीफिल्स का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर भी होता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं एक साथ, जैसे कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी, इसके बाद नॉन पेयर भी है, इसके बाद इलेक्ट्रोफाइल भी है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कि एम्फीफिल्स बोलते हैं उनको ना, ठीक है ना। बस इसको बस यहीं से ख़त्म करता हूँ मैं, और अब हम पढ़ेंगे आगे, इसका एक लेक्चर और डाल लूँगा मैं, वो होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो इंपॉर्टेंट है, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना।